हाइड्रोजन बंध के बारे में अपन बात कर रहे थे, और हाइड्रोजन बंध को कंप्लीट करने के लिए अपने को टोटल कितनी स्टेपें चाहिए थी? 3। 3 में से सबसे पहले नाम किसका आता है? विद्युत ऋणता का। फिर विद्युत ऋणता से किसकी परिभाषा निकल करके आती है? किसकी? ध्रुवणता की। ध्रुवणता कह दे या ध्रुवीय भाग कह दे, एक ही बात है। तो विद्युत ऋणता से ध्रुवणता की परिभाषा निकल करके आएगी, और ध्रुवणता के बाद में फिर किसका नाम आएगा? हाइड्रोजन बंध का। हाइड्रोजन बंध बनाने के लिए या एच बॉन्डिंग सिद्धांत को समझने के लिए एक तत्व तो क्या जरूरी है? हाइड्रोजन। दूसरा क्या हो सकता है? या तो नाइट्रोजन या फिर फ्लोरीन। तीनों में से किसी एक का होना आवश्यक है। तो फिर आप कौन सी सिद्धांत को कर पाओगे? हाइड्रोजन बंध कह दे या एच बॉन्डिंग कह दे, क्योंकि इनकी विद्युत ऋणता औरों की तुलना में ज्यादा होती है, और सबसे ज्यादा किसकी? फ्लोरीन की। अगर कोई आपसे पूछ ले कि पूरे 118 में सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व, तो वो कौन हो जाएगा? फ्लोरीन हो जाएगा। उसके बाद में अच्छा, ये विद्युत ऋणता होती क्या है? बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता, वही क्या कहलाएगी? विद्युत ऋणता। फिर ये ध्रुवणता क्या होती है? तो जैसे अपन ने कोई सा भी बंध बनाया, HFE बनाया, तो एक बंध को बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन कितने? 2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये 2 इलेक्ट्रॉन बीच में रहेंगे क्या? नहीं, क्योंकि सामान्य अगर अपन तत्व लेते हैं ना, 2 तत्व अपन ने ले लिए, 2 कार्बन, दोनों कार्बन के बीच में बना हुआ है सिंगल बॉन्ड, मतलब एल्केन जाति का है। लेकिन सर किसी भी जाति का हो, बंध को बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन कितने? 2। अपनी लैंग्वेज में समझना चाहे तो रुमाल बताया था, ये रस्सी, इसको इधर भी खींचने वाला आदमी, इधर भी खींचने वाला आदमी, दोनों के बीच में क्या बंधा हुआ है? रुमाल। अब देखो दोनों की शक्लें सेम ही है ना, जितना उधर खींचेगा उतना इधर भी खींचेगा। तो ये वाला रुमाल अर्थात ये हमारे इलेक्ट्रॉन है, तो उधर जा पाएंगे और नहीं इधर जा पाएंगे। इसीलिए ऐसी कंडीशन में कोई ध्रुवणता पैदा नहीं होती है, जबकि ऐसी वाली में होगी क्या? क्योंकि फ्लोरीन अधिक विद्युत ऋणी है, हाइड्रोजन अपेक्षाकृत कम विद्युत ऋणी है, अर्थात ये इलेक्ट्रॉन थोड़े से इसकी तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, और जिधर की तरफ शिफ्ट होते हैं उसके ऊपर तो आता है डेल माइनस, और जिधर की से होकर के शिफ्ट होते हैं उधर आता है डेल प्लस। इसे थोड़ा हिंदी में साइंस की लैंग्वेज में बोले तो आंशिक रूप से ऋणावेश और आंशिक रूप से धनावेश। तो ये जो गुण है ना, ये गुण ही क्या है? ध्रुवणता का। और ध्रुवणता का गुण दर्शाने के कारण ये आप किसकी परिभाषा दे पाओगे? हाइड्रोजन बंध की। फिर हाइड्रोजन बंध आगे जाकर आपने कितने भागों में बांटा था? 2 भागों में। एच बॉन्डिंग कितने भागों में? 2 भागों में। एक तो अंतराणुक हाइड्रोजन बंध, और एक बांटा था अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध। अंतराणुक हाइड्रोजन बंध की क्या क्वालिटी थी? क्या एक यौगिक से काम चल जाएगा क्या? मिनिमम कितने? सर 2 से ज्यादा भले से कितने भी हो, बट इसको सिद्ध करने के लिए, इसको समझाने के लिए कम से कम 2 अणुओं का होना आवश्यक है। नहीं तो भी समझाएंगे कैसे? जैसे सर हमने एक उदाहरण ले लिया HF, जो हमने अभी यहां लिया था, और ऐसा ही हमने एक उदाहरण और ले लिया HF। ये बंध के इलेक्ट्रॉनों को थोड़ा शिफ्ट करवाएगा ना, तो इस पर तो आएगा डेल माइनस, इसकी तरफ से शिफ्ट करवाएगा तो यहां आएगा डेल प्लस। इसमें भी शिफ्ट होंगे क्या? आदत तो सेम ही रहेगी। तो इसके ऊपर आएगा डेल माइनस, इसके ऊपर आएगा डेल प्लस। क्या बंध बनाने की आदत हमेशा प्लस माइनस की होती है क्या? बट सर यहां पर ऑलरेडी बंध इसने बना रखा है, इसका बंध इसने ऑलरेडी बना रखा है, तो ये इसे छोड़ करके तो नहीं जाएगा, लेकिन अल्प तरीके से इसकी तरफ आकर्षित रहेगा। तो ये डॉट डॉट के तरीके से अपन एक आकर्षण बल को दर्शाते हैं, जिसे यहां पर केमिस्ट्री में क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग या एच बंध कहते हैं अपन। उसके बाद में दूसरा कौन सा आया था? अंतः अणु का आया था ना। अंतः का मतलब खुद का, खुद में। तो खुद का खुद में के लिए क्या अपन ने एक ऐसा बनाया था क्या? देखे बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर कौन सा समूह बनाया था? NO2 बनाया था ना, कि NH2 बनाया था? NH2 था ना, क्योंकि NO2 बनाते हैं पहले, फिर H लेना पड़ेगा। तो हमने सर एक बार तो NH2 ले लिया ताकि H आ जाए हमारे, क्योंकि H बॉन्डिंग को दर्शाने के लिए H तो
होना ही चाहिए। कल हमने यहां पर क्या लिया था, फ्लोरीन लिया था ना। आज हम ऑक्सीजन लेते हैं और हम चाहते हैं सर हम ऑक्सीजन से भी दर्शा दें इसको, और अगर ऑक्सीजन से भी दर्शा दें तो क्या देखें, ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ में आकर्षण बल द्वारा बंधा रहेगा क्या, क्योंकि H बॉन्डिंग के लिए H के साथ साथ या तो नाइट्रोजन आ सकता है, या फिर ऑक्सीजन आ सकता है, या फिर फ्लोरीन आ सकता है। कल हमारे यहां पर हमने फ्लोरीन लिया था, F लिया था, तो भी क्या आपने ऐसा दर्शाया था क्या, क्योंकि सर 3 में से 1 हमारे को दिख रहा है। अगर कोई आपको फ्लोरीन नहीं दे दे और कोई आपको ऑक्सीजन दे दे तो भी क्या आ जाएगा क्या, क्योंकि H बॉन्डिंग के 3 कंडीशनों में से 1 कंडीशन हमारे को दिख रही है, तो अर्थात फिर आकर्षण बल बनेगा, और आकर्षण बल बनने की वजह से ये भी H बॉन्डिंग का उदाहरण है, लेकिन कौन सा वाला, अंत अणुक हाइड्रोजन बंध वाला। दोनों में से किसकी विलेयता ज्यादा थी, गुलमिल कौन सा वाला, अंतराणुक वाला, और विलेयता कम किसकी थी, अंत अणु की। और जिसकी विलेयता ज्यादा है उसका क्वथनांक भी ज्यादा है, इसकी विलेयता कम है तो इसका क्वथनांक भी कम है। यहां तक क्या आपने पढ़ा था क्या कल वाली क्लास में। आज जो अपन बात करने वाले हैं, आपने बल के बारे में बोला था क्या, बल पढ़ोगे क्या पहले कोलाइडी विलयन पढ़ाए, बताओ जैसे आपकी इच्छा। कोलाइडी विलयन पढ़ोगे, चलो कोलाइडी विलयन पढ़ लेते हैं, बल इसके बाद देख लेते हैं। तो किसकी बात कर लें फिर अपन, कोलाइडी विलयन की। सर बाकी बातें तो हम बाद में करेंगे, पहले हमारे हो सकता है ये कोलाइडी हमारे को थोड़ा अटपटा लग रहा हो, बट क्या विलयन तो हमने पहले सुना है क्या, मिश्रण वाला टॉपिक, मतलब मिश्रण की परिभाषा लिखाई थी अपन स्टार्टिंग में, जिसमें अपन ने अणु की भी लिखी थी, यौगिक की भी लिखी थी और मिश्रण की भी लिखी थी। मिश्रण की परिभाषा आपने क्या लिखी थी कि मिश्रण बनाने के लिए कम से कम कितने पदार्थ, 2 पदार्थ। सर 2 से ज्यादा कितने भी हो बट मिनिमम 2 तो होना ही चाहिए। क्या यहां पर आपने कोई बाउंडेशन लगाई थी क्या, नहीं सर कोई बाउंडेशन नहीं थी, बस हमने तो इतना कहा था कि एक पदार्थ लाएं, दूसरा पदार्थ भी लाएं और दोनों को मिक्स कर दे। कैसे मिक्स करोगे, कितना मिक्स करोगे, उससे हमारे को कोई लेना देना नहीं था। और इसी मिश्रण की परिभाषा गणित में भी आती है क्या, लेकिन थोड़ा चेंज हो करके, क्योंकि गणित में निश्चित मात्रा में मिलाना पड़ता है उदाहरण सोल्व करने के लिए। हमारे सर सिर्फ उदाहरण आते हैं, आंसर मतलब उदाहरण सोल्व करना नहीं आता है, इसीलिए हमारे निश्चित नहीं आता, हमारे क्या आता है, अनिश्चित आता है। मतलब आपकी मर्जी पड़े जिस अनुपात में मिला सकते हैं। क्या मिश्रण में देखें गेहूं और मिट्टी का कण भी आएंगे क्या, तो एक पदार्थ तो मिट्टी और दूसरा पदार्थ, तो दोनों को मिक्सअप कर देंगे तो क्या बन जाएगा। लेकिन आप इसे मिश्रण तो कह सकते हैं बट आप इसे विलयन नहीं कह सकते, क्योंकि विलयन के भीतर भी पदार्थ को मिलाना पड़ता है। सर यहां तक तो सही है, लेकिन इन दो जिसको मिला रहे हो या जिसमें मिला रहे हो उसमें से एक का द्रव अवस्था में होना जरूरी है, तब जाकर के किसका निर्माण होगा, विलयन का। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे अपन दिवाली के टाइम पर गुलाब जामुन बनाते हैं तो क्या पानी के अंदर शक्कर डालते हैं क्या, और पानी के अंदर शक्कर डालते हैं तो वो जो बनता है उसे अपन क्या कहते हैं, चाशनी कहते हैं। तो घुलने वाला कौन है, शक्कर। तो जो घुल रहा है उसे तो क्या कहेंगे, उसे तो क्या कहेंगे, किस शक्कर को घोल कौन रहा है, पानी। तो पानी किसका काम करेगा, विलायक का। और पानी के भीतर शक्कर डालने पर जो चाशनी बनी इसे अपन क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। तो आपने चाशनी को विलयन क्यों बोला, क्या जिसको गोला है या जिसमें गोला है दोनों में से एक द्रव अवस्था में है क्या। सर शक्कर तो ठोस अवस्था में है बट पानी द्रव अवस्था में है, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, विलयन कह सकते हैं। अर्थात सर हमारे यहां भी विलयन शब्द काम में आ रहा है, इसका मतलब हमारे विलय की भी आवश्यकता पड़ेगी और हमारे विलायक की भी आवश्यकता पड़ेगी। फिर विलयन तो हमने ऑलरेडी टॉपिक में लिख रखा है, तो इसमें थोड़ा सा चेंजेस क्या है। अच्छा ये जो विलयन बनाया था या ये जो आपने मिश्रण बनाया था ये कितने प्रकार का था, 2 प्रकार का, एक तो समांगी और एक
विषमांगी। क्या आपने इसकी परिभाषा के बिना भी टॉपिक को पढ़ा था क्या? किस चीज के भीतर क्या बोल रहे हो, अगर ये आपको आंखों से दिख जाए तो किस में आएगा? विषमांगी में। जैसे मैंने पानी के गिलास के अंदर चौक का पाउडर डाल दिया और जैसे मैं उसको ला करके आपको दिखाऊंगा तो आप खुली आंखों से देख करके ये बता देंगे कि सर आपने चौक के टुकड़े इसमें डाले थे, इसका मतलब दिख रहा है, तो उसे किस में पटकोगे आप? विषमांगी में। बट अगर इसी पानी के गिलास के भीतर मैंने शक्कर डाल दी, थोड़ा सा हिला दिया, तो वो शक्कर आपको नजर नहीं आएगी, तो ऐसे मिश्रण को क्या कहेंगे? समांगी मिश्रण। इस कोलाइडी व्हील, सर इसमें विलयन आ रहा है तो किस प्रकार का लेंगे? तो कोलाइडी विलयन किस प्रकार का मिश्रण है? विषमांगी मिश्रण। अर्थात किसी विलायक के अंदर विलेय पदार्थ इस तरीके से मिलाया जाए कि वो पूर्ण रूप से घुल नहीं जाए, मतलब पानी या कोई और चीज इसमें मिला रहे हो, अब द्रव अवस्था में तो होगी ये तो कन्फर्म है। अर्थात कोई भी द्रव पदार्थ के अंदर आप ऐसा पदार्थ मिलाएं जो पूर्ण रूप से मिक्स नहीं होना चाहिए, तो फिर ऐसा जो मिश्रण बनेगा उसे तो कहेंगे विषमांगी मिश्रण, और ये जो विलयन बनेगा उस विलयन का नया नाम क्या हो जाएगा? कोलाइडी विलयन। लेकिन सर फिर एक सामान्य विषमांगी मिश्रण में कोलाइडी विलयन में अंतर किस चीज का? ये तो परिभाषा तो सेम ही हो गई, थोड़ा सा चेंज इसलिए है क्योंकि चेंज तो होना जरूरी है। अगर आप इसको खुली आंखों से देखोगे ना तो दिखेगा कैसा? समांगी मिश्रण, लेकिन गौर करके देखोगे तो दिखेगा कैसा? विषमांगी मिश्रण। अगर आप ऐसे सोचो कि जैसे मेरे पास पानी का गिलास था, अब पानी के गिलास के भीतर मैंने बहुत बारीक बारीक, जितने बारीक हो सकते थे, और इतने बारीक करने की कंडीशन अपनी नहीं है क्योंकि अपने पास सुविधा नहीं है। अगर मैं चौक के कणों को बहुत बारीक बारीक करके इसमें डाल दूं तो क्या बिल्कुल, क्योंकि आपको उसका पानी सफेद तो दिख जाएगा, लेकिन क्या उसके कण आपको नजर आ जाएंगे क्या? दैनिक जीवन में ऐसा उदाहरण, दूध, क्या दूध के भीतर मक्खन होता है क्या, जिसे अपन क्रीम कहते हैं? लेकिन क्या क्रीम को आप देख सकते हो क्या? सर वो तो पूरा दूध ही सफेद ही दिखता है, वो तो फिर हम क्रीम की मशीन में डालते हैं ना, फिर उसको हिला घुमाते हैं तो फिर क्रीम क्रीम अलग होती है, दूध दूध अलग निकल जाता है। इसका मतलब उसमें वो मक्खन के अर्थात क्रीम के कण तो थे, बट वो इतने बारीक थे कि वो हमारे को खुली आंखों से नजर नहीं आ रहे थे। तो क्या इसका मतलब कण थे और किसी मशीन की सहायता से आप उसे अलग भी कर पा रहे हो, इसका मतलब अलग कर पा रहे हो, तो किसमें आएगा? विषमांगी मिश्रण में। बट सर खुली आंखों से देखने पर दिख नहीं रहे तो किसमें बोलेंगे? समांगी में। अर्थात ऐसा मिश्रण जो सामान्य स्थिति में देखने पर तो समांगी प्रतीत हो, बट गुणों के आधार पर कौन सा प्रतीत हो? विषमांगी प्रतीत हो। ऐसे विलयन को क्या कहते हैं? कोलाइडी विलयन कहते हैं। इसमें एक अवस्था कौन सी होना जरूरी है? द्रव अवस्था। बट जिन कणों को आप देखोगे मशीन की सहायता से, उन कणों को बोला जाता है कोलाइडी कण। इन कणों को क्या बोला जाता है? कोलाइडी। और कोलाइडी कणों का आकार होता है 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में। कोलाइडी कणों का आकार कितना होता है? 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर में। इसको एक तरफ समझ लेते हैं अपन। ये अपना दूध का गिलास, अब दूध के गिलास में भरा हुआ है अपना पानी पूरा, क्योंकि दूध में ज्यादातर तो पानी होता है, और ये पूरा का पूरा आपने ले लिया दूध। अब दूध के भीतर मैंने छोटे छोटे मक्खन के कण, और इतने छोटे कि वो अपने को खुली आंखों से नजर भी नहीं आते हैं। तो ये जो छोटे छोटे बारीक बारीक कण थे ना, इन कणों को क्या बोला जाता है? कोलाइडी कण। अब कोलाइडी कण सर मोटे होते, हम मोटा चौक का टुकड़ा डालते तो उसको डायरेक्ट खुली आंखों से देख लेते, लेकिन ये नहीं दिख रहे, तभी तो उसको कोलाइडी विलयन कहा। और कोलाइडी विलयनों के कणों का आकार कितना होता है? 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के मध्य। अच्छा, नैनोमीटर का मतलब 10 की घात -9 मीटर इंटू 10 की घात -9 मीटर। नैनोमीटर का 10 की घात -9, पिकोमीटर का 10 की घात -12, एंगस्ट्रॉन का 10 की घात -10, फर्मी का 10 की घात इधर लिख ही लेते ना साइड में। देखो
10 की घात माइनस 1 का मतलब होता है डेसी, 10 की घात माइनस 2 का मतलब होता है सेंटी, 10 की घात माइनस 3 का मतलब होता है मिली, 10 की घात माइनस 6 का मतलब होता है माइक्रो, 10 की घात माइनस 9 का मतलब होता है नैनो, 10 की घात माइनस 10 का मतलब होता है एंगस्ट्रॉन, 10 की घात माइनस 12 का मतलब होता है पिको, और 10 की घात माइनस 15 का मतलब होता है फर्मी। फिर आगे भी आता है 10 की घात माइनस 18 जेप्टो, 10 की घात माइनस 21 येटो, मतलब आगे चल जाता है। बट अपने को इतना नहीं जाना, अपने या तो नैनोमीटर की आवश्यकता पड़ती है या एंगस्ट्रॉन की, इसमें से भी नैनोमीटर की आवश्यकता यहां पड़ रही है, एंगस्ट्रॉन की आवश्यकता अगला एक टॉपिक आएगा विद्युत चुंबकीय विकिरण, विद्युत चुंबकीय विकिरण, वो लेमड़ा जो अपन ने डी ब्रोगली में पढ़ा था, वहां पर अपने ज्यादातर एंगस्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ती है। तो आपके तो इन दो से काम चल जाएगा अगर ये, बट फिर भी जानकारी होना जरूरी है। तो देखो अपने नैनोमीटर आया, तो नैनोमीटर को अपन ने क्या लिख दिया 10 की घात माइनस 9 मीटर, तो यह आ गया अपने 10 की घात माइनस 9 मीटर। सर इतने बारीक कणों का आकार आ रहे, अब हमारे को तो 1 सेंटीमीटर को ही गौर करके देखना पड़ता है, यहां तो पॉइंटों में आ गया, पॉइंट भी लंबे दूरी तक चल गए, इसीलिए हम इन्हें खुली आंखों से नहीं देख सकते। तो ऐसे कणों को क्या बोला जाता है, कोलाइडी कण बोला जाता है। लेकिन कोलाइडी कणों के लिए क्या एक तो विलायक का और एक विलय का होना आवश्यक है, तब जाकर के क्या बनेगा, विलयन बनेगा ना, ये विलयन। और दोनों में से एक कौन सी अवस्था में, द्रव अवस्था में, ये भी कन्फर्म है ना। बट यहां पर दो शब्द थोड़े से नए आएंगे आपके, और दो शब्द नए कौन से, एक शब्द तो आपको सुनाई में मिलेगा परिक्षिप्त, परिक्षिप्त प्रावस्था, और एक शब्द आपको सुनाई में मिलेगा परिक्षेपण माध्यम। दो शब्द नए क्या आएंगे, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम। बात कुछ भी नहीं है, वही आदमी को बढ़िया तरीके से जींस पैंट पहन करके खड़ा कर दिया, बात वही है भाई। विलायक और विलय दोनों को मिला रहे थे ना, क्या बन रहा था, विलयन बन रहा था। दोनों में से एक का द्रव अवस्था में होना जरूरी है, यह भी फिक्स था। कणों का आकार कितना था, नैनोमीटर की परास में 1 से 100 नैनोमीटर की परास में। मतलब सर अपनी गांव की भाषा में बोले तो इतने बारीक थे कि हमारे को मशीनों से भी गौर करके देखना पड़ेगा, तभी वो हमारे को दिखाई दे सकते थे। यही पढ़ा आपने। विलायक और विलय को अपनी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें तो जिसमें गोला है उसे तो क्या कहेंगे, विलायक, जिसको गोला है विलय। दोनों में से ज्यादा मात्रा किसकी होगी, जाहिर सी बात है जो गोल रहा है वो तो बड़ा ही होगा ना, और जो गुल रहा है वो तो कम होगा। माध्यम तो क्या होगा, विलायक, अप्रावस्था क्या होगी, विलय। इसका मतलब जो गुल रहा है उसी को पजामा पहना करके क्या बोल दिया, परिक्षिप्त प्रावस्था, जिसे आप इधर बोल रहे थे विलय इतनी देर से। दूसरा नाम किसका आ रहा है, क्या हुआ, प्रावस्था को, हाँ विलायक नहीं, विलय। परिक्षिप्त प्रावस्था को तो क्या कहते हैं, मतलब जिसकी मात्रा कम होती है। और परिक्षेपण माध्यम, माध्यम को क्या कहते हैं भाई, इसको आप ऐसे समझो, माध्यम का मतलब कोई भी चीज की इनकम का जरिया। जैसे हमारा सर पढ़ाई, मोबाइल पढ़ाई का एक माध्यम है, हमारा सर ये फैक्ट्री इनकम का एक माध्यम है। इसका मतलब सर एरिया ज्यादा है इनकम आने का, तो इसका मतलब ज्यादा चीज को आप क्या बोलोगे, माध्यम बोलोगे। अब यहां पर आपने ज्यादा किसको बोला था, जाहिर सी बात है सर जो गोल रहा है उसकी मात्रा ज्यादा है और जो गुल रहा है उसकी मात्रा कम है। तो जो गुल रहा था जिसकी मात्रा कम थी ना, उसे तो अपन क्या कहते हैं, परिक्षिप्त प्रावस्था। और परिक्षिप्त प्रावस्था की तुलना समझने के लिए किससे कर सकते हो, विलय से। और परिक्षेपण माध्यम मात्रा में ज्यादा है और इसकी तुलना आप किससे कर सकते हो, विलायक से। सर नॉर्मली तो द्रव अवस्था में आता है, लेकिन कोलाइडी विलयन में अलग अलग तरीके से उपयोग काम में लिए जाते हैं, इसीलिए इसके नाम भी अलग अलग हो जाते हैं। इसमें आपके काम का सर किसी को तो सोल कहते हैं, किसी को जेल कहते हैं,
किसी को फोम कहते हैं, किसी को इमल्सन कहते हैं। चेक करने की कोशिश करते हैं सर किसको क्या कहते हैं। तो क्या देखें, एक नाम आपके परिक्षिप्त प्रावस्था आया था, क्या परिक्षिप्त प्रावस्था, और क्या देखें एक नाम परिक्षेपण माध्यम आया था, क्या परिक्षेपण माध्यम। चलो आपके समझने के लिए कोष्टक में विलायक लिख दे, माध्यम है ना ये विलायक। और प्रावस्था को क्या लिखें, इसको ऐसा करो आप उल्टा लिखो ताकि आपके कंफ्यूज नहीं करेगा, क्योंकि नहीं तो भी मेरी लैंग्वेज आपको कंफ्यूज कर देगी। इधर की साइड तो लिख दो आप परिक्षिप्त प्रावस्था, परिक्षिप्त प्रावस्था, और इधर की साइड लिख देना परिक्षेपण माध्यम। क्योंकि मैं ये वर्ड बार बार नहीं बोलूंगा, मैं चाहता हूं आप भी मेरी तरह लैंग्वेज में बोलो ताकि आपके ये वर्ड बार बार बोलने की समस्या खत्म हो जाए। प्रावस्था है ना, प्रावस्था को क्या कहते हैं, विलय। और माध्यम है ना, माध्यम को क्या कहते हैं, विलायक, ये विलायक। अच्छा गुलेगा कौन, विलय, गुलेगा किसमें, विलायक में। चलो ठीक है, मैं आपसे अगर यूं बोलूं कि ठोस का द्रव में मिश्रण, ठोस का ठोस में मिश्रण, ठोस का गैस में मिश्रण, मतलब मैं ऐसे वाले वर्ड बोलूंगा आप, क्या आप इसका मतलब समझोगे क्या। मैंने यूं बोला ठोस का किसमें, द्रव में, तो जिसमें घोल रहे हैं उसकी मात्रा ज्यादा है, और ज्यादा मात्रा वाले को आप क्या कह रहे हो, समझ जाओगे ना ऐसा। तो अपन बात लेकर के चलना चाहते हैं सर, सबसे पहले तो आप पदार्थ को कितनी अवस्थाओं में बांट रहे थे, 3 में, ठोस में, द्रव में और गैस में। इसके टोटल कंडीशन बनती है 9 भाई, या तो ठोस में मिक्स कर दिया जाए, ठोस द्रव में कर दिया जाए, ठोस गैस में कर दिया जाए, फिर द्रव ठोस में कर दिया जाए, द्रव में कर दिया जाए, और द्रव गैस में कर दिया जाए, फिर गैस ठोस में कर दी जाए, गैस द्रव में कर दी जाए, और गैस में कर दी जाए। तो सर गैस का गैस में तो कोई मिश्रण ही नहीं होता जो हमारे दैनिक जीवन में काम में आए, ऐसा आज दिन तक कोई उदाहरण नहीं है। इसका मतलब एक मुसीबत तो खत्म। कितनी कंडीशन बची, 8, बट 8 तो अलग अलग तरीके से काम में आती है, और काम में आती है तो लिखनी तो पड़ेगी। देखिए कौन सी किस तरीके से काम में आती है सर, समझने की कोशिश करते हैं। चलो एक चीज में थोड़ी सी और आपके लोड कम कर दूं, ठोस अवस्था वाला है ना भाई, 3 अवस्था ही थी ना, ठोस, द्रव और गैस। इसमें से आप ठोस अवस्था को मर्जी पड़ी जिसमें घोलो, सोल तो आएगा ही आएगा, ये कन्फर्म है। ठोस अवस्था को किसमें भी घोलो हमेशा क्या आएगा, सोल आएगा। और ये सोल भी कितने तरीके से, 3 तरीके से। चेक करने की कोशिश करते हैं, देखो कैसे आएगा। सबसे पहले ठोस अवस्था से लेकर के चले तो ठोस का ठोस में, तो इसका मतलब ठोस का ठोस में, तो ठोस का ठोस में मिश्रण होगा ना, इसे बोला जाता है ठोस सोल। अर्थात ठोस परिक्षिप्त प्रावस्था को ठोस परिक्षेपण माध्यम में पटक दिया जाए तो जो बनेगा ना गोल, जो भी बनेगा उसे क्या कहते हैं, ठोस सोल कहते हैं। अब क्या देखें, ठोस को द्रव में भी पटके क्या, तो ठोस को पटक रहे ना, तो ठोस तो क्या हो गया, विलय। और किस में पटक रहे हो आप, तो यहां द्रव आ जाएगा क्या, तो ठोस को किस में पटका, द्रव में पटका, तो ये सिर्फ क्या हो जाएगा, सोल। ठोस को किस में पटका, द्रव में, तो वो क्या हो जाएगा, सोल। लेकिन क्या एक बार देके ठोस को किस में भी पटकेंगे आप भाई, एक बार ठोस को ठोस में पटक दिया, एक बार ठोस को द्रव में, अब किसकी बारी, गैस की, क्योंकि सबके साथ कंडीशन बिठा बिठा करके देखेंगे अपन। तो ठोस का ठोस में मिश्रण तो क्या हो गया, ठोस सोल। ठोस का द्रव में मिश्रण क्या हो गया, सोल। और ठोस का गैस में मिश्रण हो जाएगा एरोसोल।
ठोस का गैस में मिश्रण क्या हो जाएगा, एरो। मैंने क्या कहा था कि ठोस का नाम आते हैं पहले सोल तो आएगा ही आएगा, ये फिक्स है। लेकिन सर ये तो बात सिर्फ ठोस की हुई है, क्या इसके अलावा बाकी भी बच रहे हैं क्या? सर जरूरी थोड़ी है हमेशा ठोस ही ठोस को गोड़ो आप, क्या द्रव भी आ सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है सर, द्रव हमारा ठोस में घुल जाए। द्रव किस में घुल जाए, ठोस में। फिर ठोस आ गया क्या, दोनों में से कहीं भी आए, ठोस अगर आ गया किसका नाम आएगा, सोल का। लेकिन सर सोल भी तो आपने 3-3 लिख दिया, अब क्या करें, उल्टा चलते, ऊपर क्या आ रहा है, ठोस सोल, तो वापस यहां क्या आ जाएगा, ठोस सोल। द्रव का ठोस में मिश्रण क्या आ जाएगा, ठोस। एक तो इंपॉर्टेंट इसमें ये वाला है सोल वाला, और सर द्रव का ठोस में आ गया, बट द्रव का द्रव में अगर आ जाए तो द्रव क्या, द्रव में मिश्रण, हाँ क्या हो जाएगा, इमल्शन। और इमल्शन को ही क्या कहते हैं, पायस कहते हैं। इमल्शन को हिंदी में क्या कहते हैं, पायस कहते हैं। लेकिन सर ये तो द्रव का द्रव में मिश्रण है, द्रव का गैस में भी तो होता है, और द्रव का गैस में मिश्रण क्या कहलाता है, द्रव का गैस में मिश्रण। तो द्रव ठोस का ठोस में ठोस सोल, ठोस का द्रव में सोल, ठोस का गैस में एरोसोल, द्रव का ठोस में ठोस सोल, द्रव का द्रव में इमल्शन, द्रव का गैस में यह हो जाएगा जेल। क्या हो जाएगा, वो नहीं लगाते क्या अपन नहीं, मतलब वो जो आते ना, वो सिंगों की तरह बाल खड़े कर लेते हैं, वो जाने क्या आता है, चिपचिपा सा पदार्थ, वो इसी में आता है जेल में। और इसी जेल के साथ में अपना जो क्या कहते हैं उसको, मुंह धोते हैं ना, क्या बोलते हैं, फेस वॉश, फेस वॉश और अपने चेहरे की क्रीम, वो भी किस में आता है, जेल में आता है। तो द्रव का ठोस में भी आ गया, द्रव का द्रव में भी आ गया, द्रव का गैस में भी। क्या देखे, 6 कंडीशनें आ गई, क्या तीसरी किसकी बच गई, गैस की बच गई ना। लेकिन गैस की 3 आएगी क्या, कितनी आएगी सर, गैस अगर ठोस में घोल दी जाए तो वापस ठोस आ गया क्या, मतलब सोल तो, बट सोल में से भी सर कौन सा वाला, ठोस सोल आ गया ना, देखो। तो अब किसका नाम आएगा, अब किसका आएगा, ये एरोसोल का। अर्थात सर गैस का ठोस में मिश्रण क्या हो जाएगा, एरोसोल। अब गैस का किस में भी आएगा, द्रव में भी आएगा ना, क्योंकि सर गैस का गैस में तो आ ही नहीं सकता, गैस का ठोस में आ सकता है, वो हमने लिख लिया, और गैस का द्रव में आएगा, और गैस के द्रव में मिश्रण को बोला जाता है जेल, सॉरी जेल तो आ गया ना, फोम। गैस का द्रव में मिश्रण को क्या बोला जाता है, फोम। वही अपनी सेविंग क्रीम, बट सेविंग क्रीम कौन सी वाली, या फिर सेविंग क्रीम मत मानो, स्प्रे मान लो, स्प्रे, स्प्रे किस में आता है, फोम में आता है। ये आपके 12th क्लास में आपने ऐसा पढ़ा होगा, कौन सी जाने कौन सी एक समीकरण आती है ऐसी वाली, जिसमें अपन एक अपना जो परफ्यूम होता है, उस परफ्यूम के ऊपर जैसे अपन ऊपर से दाब लगाते हैं, तो यहां पर प्रेशर के साथ में वो निकलता है ना फव्वारा, उस फव्वारे में बिल्कुल बारीक बारीक द्रव पदार्थ के कण निकलते हैं। इसको जाने कौन से समीकरण बोलते हैं, 6 पेज का डेरिवेशन आता है फिजिक्स में, 12th क्लास सॉरी 11th क्लास में, वहां पर पढ़ते हैं अपन इसको। तो दरअसल ये जो अपना फॉर्म है ना, ये फॉर्म उसी का उदाहरण है। और ये सारी की सारी कंडीशनें किस में आती है, कोलाइडी विलियन में। इस कोलाइडी विलियन में थोड़ा सा और आगे चले अपन अगर डिटेल से, तो थोड़ा सा आगे अपने क्या आएगा कि जैसे ये अपना बर्तन, इस बर्तन में आपने बारीक बारीक क्या डाल रखे हैं, कण। लेकिन कण इतने बारीक है कि वो हमारे को दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन सर इस बार हमने कोलाइडी विलियन में जितने, मतलब कोलाइडी विलियन में जैसे आकार के कण लेते हैं, उससे थोड़े से बड़े आकार के कण लिए थे, क्योंकि हमारे को परिभाषा किसी और की देनी थी, और इससे थोड़े से बड़े आकार के कण लिए। तो जैसे अगर ये कण है, इसको जहां तक आपने हिलाया तब तक तो ये पानी के साथ गति करते रहेंगे क्या,
अब जाहिर सी बात है, अगर अपन ने सर गिलास में अपन ने रेत भी डाल दी, अब रेत के कण सर इतने बड़े होते हैं कि वो खुली आंखों से दिख जाते हैं, तो उसकी तुलना इससे तो नहीं कर सकते, बस समझने के लिए उदाहरण ले रहे हैं। अगर मैं चम्मच डाल करके उसको भी हिलाऊंगा तो क्या वो रेत के कण पानी के साथ घूमेंगे क्या? बट जैसे आपने चम्मच हटाई और वो पानी घूमना बंद हो गया तो नीचे आ जाएंगे। अर्थात सर ये कण भी इसमें घूमते रहते हैं, बट जैसे ही इसको हिलाना बंद किया जाता है इसके कण भी नीचे बैठ जाते हैं। इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? स्कंदन। इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? स्कंदन। अर्थात कणों का गति बंद करने के बाद में नीचे पेंदे पर एकत्रित हो जाना, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? स्कंदन कहलाती है। वैसे यह स्कंदन नाम आपने एक जगह और सुना होगा, हाँ, रक्त का थक्का बनना। रक्त का थक्का बनना भी क्या स्कंदन का एक उदाहरण है क्या? अगर रक्त का थक्का सामान्य तरीके से नहीं बन रहा हो, मतलब जैसे अगर अपने कहीं पर लग गई और रक्त का थक्का हमारे को बनाना है, तो क्या किसी को रगड़ना या किसी को लगाना पड़ता है क्या? फिटकरी रगड़ना पड़ता है। और जैसे ही फिटकरी रगड़ते हैं क्या रक्त का थक्का बनना बंद हो जाता है क्या? तो अर्थात रक्त का थक्का बनने की प्रक्रिया भी क्या कहलाती है? स्कंदन। तो रक्त के थक्के में होता क्या है? कुल मिलाकर के अपने जो हीमोग्लोबिन के कण थे बिल्कुल बारीक बारीक, वो इधर उधर भाग रहे थे, भीतर से निकल करके बाहर आ रहे थे। इसका मतलब आपका खून बह रहा था। जैसे आपने फिटकरी को रगड़ा, क्या इसके फिटकरी के आयन आपके इस रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ में क्रिया करेंगे और बिल्कुल बारीक सी एक जाली बना देंगे, और वो बिल्कुल बारीक सी जाली उस हीमोग्लोबिन के अणुओं को बाहर नहीं निकलने देगी, और बाहर निकलने नहीं देगी तो मतलब वहां का वहां खून पैक हो जाएगा। इसी को आप क्या बोलते हो? रक्त का थक्का बनने की प्रक्रिया कहते हो। थोड़ा सा और आगे चले उसी कोलाइडी विलयन में, बट कोलाइडी विलयनों का कोलाइडी कणों का आकार थोड़ा सा छोटा होता है, तो हम थोड़ा सा छोटा लेने की कोशिश करते हैं, ये थोड़ा सा छोटा, लेकिन हम एक ही लेते हैं सर, ज्यादा नहीं लेंगे समझने के लिए। अच्छा आप एक बार बताओ कि एक मोल पदार्थ में अणुओं की परमाणुओं की संख्या कितनी बताई थी? 6.023 इंटू 10 की घात 23। 10 की घात 23 का मतलब अरबों खरबों में चल गई गाड़ी। हम सर अरबों खरबों की बात नहीं करते, हम चाहते हैं कि हम 200-300 स्टूडेंटों को यहां भर दें इस हॉल में। अब 200-300 स्टूडेंटों को यहां खड़ा करेंगे अपन, तो क्या अपने को जगह पर्याप्त मिल पाएगी क्या? नहीं सर, अभी जितनी खुली जगह है उतनी उस टाइम पर नहीं मिल पाएगी। बट मैं चाहता हूं कि आप इन सारों के बीच में से भागने की कोशिश करोगे। मैंने एक स्टूडेंट को यहां खड़ा कर दिया, अब एक स्टूडेंट को यहां खड़ा कर दिया, भागने की कोशिश करवाना चाहता हूं मैं। सुन, बेचारे के पास जगह तो पहले अवेलेबल नहीं है, बट मैं चाहता हूं कि तुम तो भागो। तो यहां से बेचारे ने भागने की कोशिश की, सामने किसी से टकराया, फिर इधर मुड़ गया, फिर इधर भागने की कोशिश की, फिर टकराया, फिर उधर मुड़ गया, फिर इधर गया, फिर टकराया, फिर इधर मुड़ गया। तो क्या ऐसे घूमता ही रहेगा क्या वो? पता नहीं सर, कभी इधर कभी इधर कभी इधर, पता नहीं जाने कहां कहां जाएगा। अब सर यहां पर तो संख्या भी ज्यादा होती है, मतलब बेचारा एक कण भागा, यहां से थोड़ा सा चलाता, फिर यहां किसी से टकराया, इधर मुड़ गया, फिर यहां पर चलाता हल्का सा कि किसका, फिर टकराया, फिर इधर मुड़ गया, फिर इधर मुड़ गया, फिर इधर मुड़ गया। इसका मतलब क्या आधा ठेडा चाहिए भागता पड़ेगा क्या वो? तो इसे बोला जाता है टेढ़ी मेढ़ी गति। इसे क्या बोला जाता है? क्या देखिए ये वर्ड आपने पहले सुना था क्या? ब्राउनी गति सुना है क्या? अर्थात किसी भी विलयन में विलायक के कण टेढ़ी मेढ़ी गति करते रहते हैं, और इस टेढ़ी मेढ़ी गति को क्या कहते हैं? ब्राउनी गति कहते हैं, क्योंकि इसके बारे में बताने वाला कौन था? रॉबर्ट ब्राउन था, इसलिए इसे क्या कहते हैं? ब्राउनी गति कहते हैं। ये किसके बारे में जानकारी थी आपके? कोलाइडी विलयन के बारे में। लिखे थोड़ा सा, लिखो चलो।
विलियन। कोलाइडी विलियन में लिखना कोलाइडी विलियन लिखें। कोलाइडी विलियन देखने पर, कोलाइडी विलियन देखने पर समांगी मिश्रण प्रतीत होता है। कोलाइडी विलियन देखने पर समांगी मिश्रण प्रतीत होता है, किंतु यह एक विषमांगी निकाय है या विषमांगी मिश्रण है। किंतु यह विषमांगी मिश्रण है जो दो प्रावस्थाओं से मिलकर, जो दो प्रावस्थाओं से मिलकर बना होता है। दो प्रावस्थाओं से मिलकर बना होता है। परिक्षिप्त प्रावस्था तथा परिक्षेपण माध्यम। परिक्षिप्त प्रावस्था तो एक तरीके का विलेय है और परिक्षेपण माध्यम एक तरीके का विलायक है। लिख लिया? लाइन चेंज करके लिखेंगे आप। कोलाइडी कणों का आकार, कोलाइडी कणों का आकार 1 नैनोमीटर से, कोलाइडी कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के मध्य होता है। एक नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के मध्य होता है। अच्छा, बाई चांस मान लीजिए अगर आपके कोई क्वेश्चन अगर आपको दिख गया कि कोलाइडी कणों का आकार निम्न में से होता है, 4 ऑप्शन उसने दे दिए, बट अगर आपको चारों ऑप्शन एंगस्ट्रॉन में दिखे तो भी आप ढूंढ सकते हो क्या? जैसे मान लीजिए मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया कि कोलाइडी कणों का आकार की परास होती है। ए ऑप्शन मैंने आपको दे दिया, एक एंगस्ट्रॉन से 10 एंगस्ट्रॉन। बी ऑप्शन दे दिया 0.1 एंगस्ट्रॉन से 100 एंगस्ट्रॉन। सी ऑप्शन मैंने आपको दे दिया 1 एंगस्ट्रॉन से, सी ऑप्शन दे दिया 0.1 एंगस्ट्रॉन से 10 एंगस्ट्रॉन। और डी ऑप्शन आपको दे दिया 1 एंगस्ट्रॉन से 100 एंगस्ट्रॉन। मतलब नैनोमीटर में आपको नहीं मिले और डायरेक्ट एंगस्ट्रॉन में मिल जाए तो भी क्या आप कर सकते हो क्या? फर्स्ट वाला 1 एंगस्ट्रॉन से 10 एंगस्ट्रॉन आपके हिसाब से कितना आएगा? चलो ऑप्शनों को भी मत देखो, आप तो अपने हिसाब से बताओ। 10 से 1000 एंगस्ट्रॉन, सही है ना? तो क्या देखे 10 से 1000 के बीच में ये मिल जाएगा क्या? नहीं सर, 10 तो मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, लेकिन इनमें से कोई ऑप्शन आएगा क्या?
नहीं आएगा ना। वैसे ऑप्शन ही गलत लिख दिया, कोई बात नहीं, लेकिन वो मैं, हाँ मतलब सोच सकते हो ना ऐसे कि अगर जैसे सर हमारे को एंगस्ट्रॉन में कहीं दिख गया तो आप निकाल सकते हो ना। चलो ठीक है, ये लिख लिया ना। इसके बाद में आगे लिखे, ये वाले लिख लें, विलायक प्लस विलेय बराबर विलयन। तो इसमें परिक्षिप्त प्रावस्था तो हो जाएगी विलेय और परिक्षेपण माध्यम हो जाएगा विलायक। लिख लिया लाइन चेंज करके, परिक्षिप्त प्रावस्था परिक्षिप्त प्रावस्था तथा परिक्षेपण माध्यम, परिक्षिप्त प्रावस्था तथा परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था के आधार पर, परिक्षिप्त प्रावस्था तथा परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था के आधार पर कोलाइडी विलयन को निम्न प्रकार वर्गीकृत किया गया है। निम्न प्रकार वर्गीकृत किया गया है। फिर ये लिख लें आप, एक तो आपके ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एक आपके ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
अच्छा चलो मैं आपसे दैनिक जीवन का उदाहरण ही पूछूं, मैं क्योंकि मैंने इसमें उदाहरण एक का भी नहीं लिखा है ना, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि देखिए धुआं किस में आएगा, धुआं एरोसोल में आएगा ना, क्योंकि ठोस के कण है बिल्कुल बारीक बारीक कण जो किसमें फैले रहते हैं, हवा में फैले रहते हैं, मतलब ठोस का गैस में, ठोस का गैस में कहाँ है, ये रहा, एरोसोल में आएगा। चलो क्या, हाँ इमल्शन में, कलर भी इसी के अंदर ही आता है, दूध भी इसी के अंदर ही आता है। अच्छा पनीर किस में आता है, द्रव का ठोस में, द्रव का ठोस में कहाँ है, हाँ ये तो ठोस का द्रव में है, द्रव का ठोस में, ये रहा द्रव, ठोस का है ये रहा, द्रव का ठोस में काय में आएगा, जेल में। और कांच आता है उसमें, ठोस सोल में। दूध से तो बनता है ना वो, तो हाँ ज्यादा चीज तो उसमें द्रव आ रही है, क्यों, द्रव निकलेगा ना, फिर द्रव निकलेगा ना, तो द्रव की मात्रा कम हो जाएगी। नहीं नहीं क्यों, दूध ज्यादा मात्रा में किसे रहेगा, फाड़ने के बाद में पानी पानी लिक्विड लिक्विड तो अलग हो जाएगा, तो द्रव की मात्रा तो कम हो गई, ठोस की मात्रा ज्यादा हो गई, तो अपन ने ये तो कहा द्रव का ठोस के भीतर। लिख लिया यहां तक, ये नीचे वाला लिख लिया, तो नेक्स्ट लिखे, ये जने क्या आ गया है, तुम मैं लिखाता हूं, कोलाइडी कणों की कोलाइडी कणों की लगातार टेढ़ी मेढ़ी गति, कोलाइडी कणों की लगातार टेढ़ी मेढ़ी गति कौन सी कहलाएगी, ब्राउनी गति कहलाती है, ये ब्राउनी गति कहलाती है। और उससे भी इंपॉर्टेंट परिभाषा, जब यहां तक लिख लिया ना, नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे जब किसी कोलाइडी विलयन में प्रकाश को गुजारा जाता है तो कोलाइडी कण प्रकाश को फैला देते हैं। यह घटना क्या कहलाएगी, हाँ यह घटना टिंडल प्रभाव टिंडल प्रभाव कहलाती है। अच्छा क्या आपने दैनिक जीवन में वो भी होता है क्या, अपने घर पे होता है ना रोशनदान, वहां से जब प्रकाश आता है तो वो धूल मिट्टी के कण उड़ते हुए दिखते हैं, तो दरअसल वो क्या, वो भी एक तरीके का कोलाइडी है क्या, है ना, ठोस के कण किसमें फैले हैं, गैस में, तो ठोस का गैस में मिश्रण ही तो है, और वहां भी सिर्फ प्रकाश गिरेगा या प्रकाश गुजरेगा तो हमारे को इधर उधर भागते हुए दिखाई देते हैं। अब इधर उधर भाग रहे हैं तो मतलब कौन सी गति, ब्राउनी गति, और हमारे को भागते हुए दिख रहे हैं तो उस प्रभाव को क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव। जबकि प्रकाश के फैलने की घटना ये क्या कहलाती है,
हाँ, क्या कहलाती है? सूर्य से प्रकाश आया, प्रकाश आएगा तो क्या अपने वातावरण में क्या धूल मिट्टी के कण उड़ रहे हैं क्या? जैसे ही वो प्रकाश यहां से आकर के, मान लीजिए यही धूल मिट्टी का कण है, इससे आकर के टकराएगा तो टकराते चारों दिशाओं में फैल जाएगा। इसे बोला जाता है प्रकाश का प्रकीर्णन। और प्रकीर्णन में आंखों पर सबसे पहले आकर के रंग पड़ता है नीला, इसीलिए आकाश कैसा दिखता है? नीला। तो फिजिक्स में पढ़े तो उसे प्रकाश का प्रकीर्णन बोलते हैं। और केमिस्ट्री में यह घटना क्या कहलाती है? टिंडल प्रभाव कहलाती है। लास्ट परिभाषा और निकले, किसी विलयन में कोलाइडी कणों का अवक्षेपण, कोलाइडी कणों का अवक्षेपण, स्कंदन विलयन में कोलाइडी कणों का अवक्षेपण। अपनी लैंग्वेज में बोले तो गोल है, गोल में से कण अगर नीचे पेंदे पे बैठ गए तो यह प्रक्रिया या यह घटना क्या कहलाएगी? स्कंदन। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है रक्त का थक्का बनना। यह रक्त का थक्का बनना।